बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। देश भर में मॉनसून दस्तक दे चुका है और कहीं तो बता दें आपको झमाझम बरसात हो रही है और कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं बरसात होने की। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हम सावधानियां बरतें अपने पशुओं के लिए भी, क्योंकि कई तरह की चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है हमारे पशुओं के लिए इस बरसात के मौसम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। विषय रहेगा बरसात में पशु प्रबंधन और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें हमारे साथ आज चर्चा में यहाँ पर शामिल होंगे ICAR पशु विज्ञान के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार और साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे दुवासु मथुरा की पूर्व कुलपति डॉक्टर KML पाठक। हमारी चर्चा का हम रुख करेंगे, शुरुआत करेंगे, उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। पशुओं को किसान का धन माना जाता है और हो भी क्यों नहीं। गांव में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन थी, जो पिछली गणना की तुलना में 6% अधिक है। ग्रामीण इलाकों में लगभग हर घर में पशु जरूर पाले जाते हैं, लेकिन अच्छी आमदनी के लिए दुधारू पशुओं का उचित ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। खासकर बरसात के मौसम में तो पशुपालकों को इनके रहन सहन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। बरसात के मौसम में बारिश के कारण व उच्च तापमान की वजह से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसका असर पशुओं में दिखाई पड़ता है। आर्द्रता के कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंहपका, खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसीलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बरसात में शेड में पानी नहीं भरे और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी व फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव न होने दें। गंदे पानी में मच्छर व मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। तो मॉनसून में कैसे करें पशुओं की देखभाल, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ICAR पशु विज्ञान के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। मॉनसून हमारी फसलों के लिए खुशियां लेकर आता है। जी हाँ, फसलें लहलहाती हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पशुपालन के क्षेत्र की तो कई चिंताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इन्हें पहले ही समझें और सही समय पर हम प्रबंधन कार्य कर लें। इस पर विस्तृत जानकारी हमें देंगे डॉक्टर अशोक कुमार। आइए उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार, मॉनसून के समय में किस तरह की चिंताएं आती हैं हमारे पशुपालकों के लिए, उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे?
जी देखिए, एक तो मानसून के दौरान क्या होता है कि मानसून में हमारे किसान भाइयों के घर की छत वगैरह या कहीं पे कोई लीकेज है या खिड़की से पानी आता है या हमारे पशु गृह जो होते हैं वहां पे लगातार पानी भरता है, सही से ढलान नहीं है, तो और एक तो उसमें पानी भरने का डर रहता है, जमीन पे नमी बनी रहेगी जिसमें पशु बैठेगा, कीचड़ हो जाएगा, वो गीले होने की वजह से नुकसान रहेगा। जी। दूसरे हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बरसात के मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है और तापमान भी थोड़ा ज्यादा रहता है उन दिनों में। हालांकि जब बारिश होती है तब उस टाइम जरूर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये दोनों के कारण पशुओं का जो डिफेंस सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से भी वो कई सारी बीमारियां पशुओं को घेर सकती हैं। इसलिए किसान भाइयों को आवश्यक पहले से ही इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। हमारी कुछ बीमारियां हैं पशुओं की जिनमें टीकाकरण चाहिए तो टीका समय से लगवा लें। जी। जो पशुओं में बरसात के दिनों में परजीवी बहुत होते हैं, आंतरिक परजीवी भी, जो अंदर पेट के कीड़े या उस तरीके से बोलते हैं हम आम भाषा में, और बाह्य परजीवी भी, तो हमें उनका ध्यान रखना होता है कि वो पनपने ना पाए। उसके लिए कृमिनाशक दवाइयां जो हैं हम समय पे लेते रहें। जी, तो कई तरह की यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे पशुपालकों के लिए। जैसे आपने जिक्र किया कि आर्द्रता काफी बढ़ जाती है जिसके चलते भी परेशानी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एकत्रित हुआ पानी होता है, क्या इससे भी किसी तरह की बीमारी हो जाती है हमारे पशुओं को, और इससे बचाव के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं हमारे पशुपालक? देखिए, एक तो क्या है कि जो पानी वहां पे रहेगा वो गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी मल मूत्र मिल जाता है और जिससे एक संक्रमण की अवस्था बन जाती है जी। और वैसे भी अगर देखें तो जो गीला, अगर धरती गीली है जहाँ पे पशु बैठ रहा है या चल रहा है, तो पशु के फिसलने का डर भी बन जाता है कई बार, और फिसल के कई बार चोट भी लग जाती है। तो वो तो सावधानी किसान भाइयों को रखनी है कि बरसात के दिन हो या कभी भी पशुओं के नीचे सूखा रहना चाहिए जी, वहाँ जल भराव ना हो। दूसरे क्या होता है, जैसे हमारे दुधारू पशु हैं, तो दुधारू पशु को दूध निकालने के बाद अगर पशु बैठ गया तो क्या होता है, दूध निकालने के बाद जो पशु के थन होते हैं, जहाँ से जिस छिद्र से दूध आता है स्राव होके, वो थोड़ी देर तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो किसान भाइयों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एकदम दूध दोहने के बाद एकदम पशु ना बैठे जमीन पे, थोड़ी देर खड़ा रहे। और अगर वो जहाँ पशु बैठ रहा है वहां पे गीला है और वहां पे संक्रमण होने के ज्यादा चांस हैं, तो वो उसमें थनैला नाम की बीमारी है, वो हो सकती है जी। वैसे तो कई सारी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे गलघोटू है, गलघोटू का टीका आता है, तो गलघोटू बीमारी से भी पशुओं को बचाना है किसान भाइयों को जी। खुरपका मुंहपका रोग से बचाना है, लगड़िया बुखार से बचाना है, इन सब के टीके हैं, तो उनके टीके लगवा सकते हैं। और थनैला वगैरह बीमारी, मैस्टाइटिस बोलते हैं, उसको रोकने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, तो साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा ना होने दें हमारे पशुपालक भाई बहन, इस बात का बहुत ध्यान रखें। और जरूरी हो जाता है कि पहले ही सतर्क रहें, क्योंकि अगर एक बार बीमारी हो जाए तो फिर उसके इलाज में भी काफी खर्च आ जाता है। ऐसे में जरूरी है पहले ही प्रबंधन कार्य हम यहाँ पर जरूर कर लें। तो आवास के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आवास के लिए किस तरह के लिए पहले ही तैयारी कर लें हमारे पशुपालक? देखिए, आवास में सबसे पहले तो जो कई बार अगर कोई छत कहीं से कहीं लीक हो रही है, क्योंकि कई बार किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता, पशु के बाड़े उतने सुदृढ़ता से कई बार नहीं बने होते हैं, तो हम ये देख लें कि कहीं से कहीं छत से कोई लीकेज तो नहीं है जी। खिड़की के ऊपर, जैसे खिड़कियां रहती है, तो खिड़की के ऊपर थोड़ा इस तरीके से हो कि बारिश का पानी सीधे अंदर ना आए, और ढलान इस तरीके से हो कि जो पानी अगर आ भी रहा है या जो वहाँ वैसे भी मल मूत्र इकट्ठा होता है वो आराम से साफ सफाई हो सके, उस तरीके से थोड़ा ढलान जो है पशु गृह में होना चाहिए। बाड़े वगैरह सब उस तरीके से, या तो अगर कुछ ना हो, दीवार अगर नहीं बना सकते हैं तो जो पल्लियां हैं वो टांग के या किसी तरीके से फूस की वो बना के पानी को अंदर आने से, सीधे पानी को अंदर पशुओं के ऊपर आने से या जहाँ पशु को बांधा है वहां आने से हमें रोकने का कोशिश करना चाहिए।
जी बिल्कुल। तो देखिए, बरसात आने से पहले ही एक तो हमें ये तैयारियां कर लेनी चाहिए, और अगर किसी कारणवश नहीं भी कर पाए हैं तो बिल्कुल समय मत गवाइए। जैसे ही आपको एहसास होता है कि इस जगह को मरम्मत की ज़रूरत है तो उसमें बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आपके पशुओं का अगर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी तो आपको दुग्ध, जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो अच्छी बनी रहेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी आमदनी आपको तभी जाकर अर्जित होगी। इसके लिए हमें पहले ही यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमने बात कर ली कि किस तरह से हमें आवास का प्रबंधन करना है, बीमारियों से बचाव के लिए पहले ही हमें यहाँ पर तैयार रहना है। आपसे जानना चाहेंगे अब डॉक्टर कुमार हम कि भोजन व्यवस्था किस प्रकार करें हमारे पशुपालक, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारे पशुओं का। देखिए, एक तो भोजन व्यवस्था में ये ध्यान रखना है कि बरसात के दिनों में घास खूब उगाती है, और कई बार हमारे किसान भाई, क्योंकि घास जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, तो और वो खाने में, और जो है पशु भी उसे अच्छे चाव से खाता है, तो कई बार घास की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जो हरी घास की मैं बात कर रहा हूँ, हरी घास या जो हरी फसलें हैं उनकी मात्रा कई बार ज्यादा हो जाती है, और इन घास वगैरह में क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, और जो न्यूट्रिशियस और जो फाइबरस वो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो हरा चारा है या हरी घास है उसमें थोड़ा सूखा चारा भी मिला लें। और अगर खाली हरा चारा एकदम शुरू में खिलाना शुरू, जैसे ही बरसात आई बहुत अच्छी हरी घास उगाई, बड़ी सुंदर लगती है देखने में, पशु को भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, किसान भाइयों ने खिलानी शुरू कर दी, तो उसमें कई बार अफारा, जैसे आप गैस इतनी बन जाती है कि अफारा होता है, पशु में बुरी तरीके से अफारा हो जाता है, और अगर उसका सही समय पे उसे नियंत्रण नहीं किया गया तो उसमें कई बार पशु की मृत्यु तक भी हो सकती है जी। उसके लक्षणों का जरूर किसान भाई ध्यान रखें, और सूखा चारा और जो हरा चारा है उसको सही मात्रा में मिला के खिलाएं, ताकि अफारा जैसी परेशानियां ना हो। किसी वजह से अगर अफारा हो गया है तो किसान भाई, जैसे जो घर में जो जैसे मीठा सोडा होता है या सरसों का तेल सभी किसान भाइयों के घरों में होता है, तो उस तरीके का वो थोड़ा उसे पिला के थोड़ा राहत दे सकते हैं। अफारा हो गया तो किसान भाई ध्यान रखेंगे पशु को एकदम बैठने न दे, कई बार दर्द होने लगता है, पशु बैठ जाता है और पैर पीटने लगता है, और उसमें पैर पीटते पीटते ही पशु की मौत हो सकती है जी। तो जैसे आपने कहा कि अगर ये बीमारी हो जाए तो किस तरह से बचाव करें, इसके लक्षणों के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे पहचान करें हमारे पशुपालक कि हमारे जो पशु हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये देखिए, उसमें एक तो पेट फूलता है पशु का, किसान भाई को देख कर थोड़ा अंदाजा लगेगा, मगर यदि कई बार अंदाजा नहीं भी लगता है तो सांस तेज आने लगती है पशु को, और पशु जो जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा, जो भी हमारे गाय भैंस वगैरह जो हैं ये सब, और जो है चारा खाने के बाद काफी देर तक जुगाली करते हैं, तो पशु जुगाली करना बंद कर देता है जी। और जो पेट है पशु को, उसको अगर ऐसे हाथ से ऐसे पीटेंगे तो जैसे ढोल से डब डब की आवाज आती है, उस तरीके की आवाज आने लगती है जी। तो इन सब लक्षणों से किसान भाइयों को ये पता चल जाता है, तो पहचान कर सकते हैं कि ये बीमारी हो गई है, अब हमें इलाज करना है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है जिससे हमारे पशु जूझ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सावधानियां यहाँ पर ज़रूर बरतें। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं खुरपका रोग के लिए, मुंह पका रोग के लिए, ब्रुसोलिस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि हमारे पशुपालक इसके लिए जागरूक हों और अपने पशुओं को सही समय पर टीकाकरण करवाएं। इसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे पशुपालकों को कि किस तरह से वो मानसून में भी सतर्क रहें ताकि इन बीमारियों का खतरा ना हो? देखिए, सरकार की तरफ से जो है किसान भाइयों का ध्यान रखते हुए पशुओं में जिस प्रकार से खुरपका, मुंह पका और गलघोटू जैसी बीमारियां हो रही थी, ये जो है कुछ जो है भारत सरकार की तरफ से कुछ स्कीम चलाई गई हैं जी, जिसमें मुफ्त टीकाकरण भी है, और कुछ जो हमारे प्रदेश है, जैसे कोई बीमारी कहीं किसी प्रदेश में ज्यादा होती है, किसी कोई बीमारी ज्यादा किसी दूसरे प्रदेश में होती है, तो वहाँ पे भी कुछ बीमारियों के लिए टीका किसान भाइयों को नजदीकी पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है जी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जब समय हो, जैसे खुरपका मुंह पका का वर्ष में 2 बार टीका लगता है, तो समय पे टीका जरूर लगवाएं,
और एक मैं किसान भाइयों को यहाँ आपके माध्यम से सलाह देना चाहूंगा कि टीका लगवाने से कुछ दिन पहले पशु चिकित्सक से बात करके उसको एक जो कीड़ों वाली दवाई होती है जी, कृमिनाशक दवाइयां बहुत सारी आती हैं, एक दवाई वो जरूर पिला दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर पशु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये भी देख लेंगे जिस टाइम पशु को टीका करा रहे हैं उस पहले से तो किसी बीमारी से वो अगर ग्रस्त है तो पशु चिकित्सक को अवश्य बता दें जी। अगर बुखार वगैरह है तो पहले बुखार ठीक होने दें, उसके बाद टीका लगवाएं। तो ऐसे कुछ सावधानी रख के वो टीके की क्षमता थोड़ी, मतलब जो पशुओं पे असर है टीके का, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि टीके का असर हुआ, ज्यादा हुआ, तो उसमें बहुत सारे कारण है। उसमें से एक कारण ये भी है कि पशु अगर स्वस्थ होगा और उस टाइम टीका लगेगा तो उस टीके का रेस्पॉन्स पशु में ज्यादा अच्छा आएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। जी, तो टीकाकरण सही समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है और टीका लगवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने पशु का स्वास्थ्य ज़रूर देख लें, पशु चिकित्सक से संपर्क यहाँ पर ज़रूर कर लें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आपको इनको जानने की ज़रूरत है, आप इन्हें समझिए और बिल्कुल अपने पशुओं का ध्यान आप बेहतर तरीके से रख सकते हैं। डॉक्टर कुमार, इसी संदर्भ में आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में भी लग जाती हैं, ये कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि संक्रमण काफी बढ़ जाता है? देखिए, जो आपने संक्रमण वाली बात बहुत अच्छी कही, जो संक्रमण होता है वो संक्रामक बीमारियों का होता है जी। तो किसान भाइयों को ये समझना है कि संक्रामक बीमारियां कौन कौन सी हैं। कोई भी संक्रामक बीमारी अगर एक पशु में आ जाती है और अगर उसके साथ और पशु बंधे हुए हैं या एक ही जगह वो चारा वगैरह खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो वो संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में जा सकता है। देखिए किसान भाई, ये ध्यान रखें कि किसी भी पशु में कोई भी रोग का लक्षण, पशु का सुस्त होना, पशु को बुखार आना, किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण अगर पशु को दिखाई दे तो एकदम तो किसान भाई ये नहीं निर्णय ले पाएंगे ये क्या बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे लक्षण जो परिलक्षित होते हैं पशु में, मगर ये देख लें कि अगर किसी पशु का लग रहा है कि बीमार है तो सबसे पहले उस पशु को अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु को एक साथ रखें, अस्वस्थ पशु को उससे अलग कर दें, इस तरीके से कि अस्वस्थ पशु से कोई भी चीज स्वस्थ पशु की तरफ ना आए। बिल्कुल जो उनको देखभाल कर रहा है पशुओं की, जो भी वहां पे है, वो अगर अस्वस्थ पशु की देखभाल करता है तो अस्वस्थ पशु की देखभाल करते ही तुरंत स्वस्थ पशु के पास ना जाए। पहले स्वस्थ पशु के यहाँ चारा वगैरह कर दे, पानी वगैरह जो भी करना है, उसके बाद अस्वस्थ पशु के पास जाए और फिर वापस एकदम स्वस्थ पशु के पास ना जाए। कई बार मनुष्य भी पशु से पशुओं में बीमारी लाने के वाहक बच जाते हैं जी। और जो ऐसे सामान है जैसे चारे का बर्तन है या कोई और चीज है, जो बीमार पशु है उसके पास से स्वस्थ पशु के पास नहीं जानी चाहिए। किसी भी चीज का फ्लो स्वस्थ पशु से अस्वस्थ पशु की तरफ हो सकता है, पर अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु की तरफ नहीं। जी बिल्कुल, तो देखिए संक्रमण काफ़ी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर कोई भी बीमार पशु है तो आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हैं तो आप सीधा किसी स्वस्थ पशु का रुख ना करें, क्योंकि संक्रमण उनको भी हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी सावधानियां बरतें, क्योंकि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा स्वास्थ्य यहाँ पर महत्व रखता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर कुमार से कि डॉक्टर कुमार, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या उनको भी इस मॉनसून के समय में कुछ सावधानियां बरतने, उनके लिए भी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? क्या वो भी किसी तरह की बीमारी से यहाँ पर ग्रसित हो सकते हैं? देखिए, बीमारी कोई भी बीमारी उम्र और ये नहीं देखती है। छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं जी। और छोटे बच्चे कई बार कुछ भी रोगों के लिए ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जैसे खुरों में होने वाले रोग होते हैं, तो खुरों में होने वाले रोग बरसात में बड़े पशु में भी हो सकते हैं, छोटे बच्चों में भी हो सकते हैं। हाँ, एकदम जब बच्चा होता है तब वो स्वस्थ होता है, अगर वो स्वस्थ पशु का बच्चा है जी। और उसमें किसान भाई ये ध्यान रखें, जो खीस होता है, जो पहला दूध जो निकाला जाता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं, उससे बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर उसे जो है अच्छे से खीस वगैरह 2-3 दिन पिलाया गया है, शुरू का दूध होता है वो दूध, तो उसमें
काफी सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है जी। तो वो जरूर करें। छोटे बच्चों का बड़े पशुओं से ज्यादा ध्यान रखें। तो छोटा बच्चा होगा, कई बार इसमें भीग ना जाए बहुत देर तक। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, पशु भी प्राणी है और जैसे हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमें पशुओं के बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही पशुओं के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और बरसात के मौसम में तो हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि इससे उनके जो स्वास्थ्य है उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। कई तरह की बीमारियां हैं जिससे वो ग्रसित हो सकते हैं। ज़रूरी है कि हम इन सभी के बारे में जानकारियाँ हासिल करें। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर अवगत करवाने की इनके बारे में और आप इसी तरह से जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं का पालन करते हुए अपने पशुओं की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पशु स्वस्थ बने रहेंगे। जानना चाहेंगे डॉक्टर कुमार आपसे अब हम कि क्या दुग्ध उत्पादन क्षमता पर भी कुछ असर पड़ता है इस बदलते मौसम का? देखिए, अगर हम पशु को साफ पानी पिला रहे हैं, समय पे पानी पिला रहे हैं, उसे जितना पानी उसको चाहिए, उसका साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, उसको संतुलित आहार दे रहे हैं और उसको बीमार नहीं होने दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, तो बरसात में ज्यादा जो है उसका अंतर नहीं पड़ेगा। दूध उत्पादन या जो भी पशु की उत्पादकता है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इनमें से अगर कहीं हमारा आहार में कहीं असंतुलन होता है, पशु किसी भी रोग से ग्रसित होता है, तो सबसे पहले जो है पशुओं के प्रोडक्शन पे ही फर्क पड़ता है। उत्पादन पे, दुग्ध उत्पादन है तो उस पे जो है काफी प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव फिर काफी दिन तक परिलक्षित होता रहता है और किसान उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारा दूध का उत्पादन कम हो गया तो दूध की उपलब्धता कम हो जाएगी। दूसरे जो इकोनॉमी है, किसान को जो पैसे का नुकसान हुआ है वो भी, उससे भी बचना है, तो उसके लिए भरपूर स्वास्थ्य का पशु का ध्यान रखना। जी बिल्कुल। साथ ही अब आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कुमार बकरी पालन के क्षेत्र के बारे में भी, क्योंकि हमारे जो कई पशुपालक हैं वो बकरी पालन भी करते हैं। छोटे और सीमांत किसान तो मुख्य तौर पर यहाँ पर बकरियों का ही पालन करते हैं, तो उन्हें किस तरह की एहतियात यहाँ पर बरतनी चाहिए इस मौसम में? देखिए, एहतियात तो जो बड़े पशुओं के बारे में हमने अभी तक जो चर्चा की है, ऐसे ही जो है जो हमारी भेड़ बकरियां हैं उनका भी रखना है। मगर उसमें थोड़ा ये रहता है कि भेड़ बकरियां दूर तक इधर उधर भी चरने जाती हैं और जो मैं खुरों में जो होने वाले रोग की बात कर रहा था वो बकरियों वगैरह में ज्यादा होने के चांस रहते हैं। एक कुटरोट नाम की बीमारी होती है जो पशु के स्वास्थ्य को, छोटे पशु की मैं बात कर रहा हूँ, काफी नुकसान पहुंचाती है। तो वो खुरों वगैरह का उसमें काफी ध्यान रखना होता है, खुरों की सफाई करनी होती है। अगर कुछ लगे तो जो लाल दवाई बोलते हैं पशु चिकित्सा में अस्पतालों में जो है वो मिलती है, वहां से लेके उससे साफ सफाई कर सकते हैं। और एक पीपीआर नाम की बीमारी होती है छोटे पशुओं में, उसका भी टीकाकरण हो रहा है, तो उसका टीका जरूर लगवा दें और उसका टीका काफी दिन तक कार्य करता है। एक बार लगवाने के बाद, जैसे हम खुरपका मुहपका की बात करते हैं कि एक पशु 2 बार लगवाना, उसका उस तरीके से इतना जल्दी उसको नहीं लगवाना होता है, बट उसको एक बार लगवा लें सभी किसान भाई। उसमें कई बार बकरियों के जो बड़े समूह में बकरी रखते हैं, उस पीपीआर जैसी बीमारी अगर अचानक से आ जाती है तो वो, क्योंकि संक्रामक रोग है और वो एकदम इतनी तेजी से फैलता है कि जब तक किसानों को पता चलता है तो उनका बकरियों की मृत्यु हो चुकी होती है या वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी होती है। अगर कोई बचेगी भी तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं रहेगा, मीट वगैरह वो उस तरीके से उतना स्वस्थता से ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर समूह में हमारी बकरियां रहती हैं, अगर किसी तरह की बीमारी लग जाए तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि अगर एक भी बकरी को कुछ संक्रमण हो गया तो वो पूरे समूह को भी हो सकता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि उनके आवास में किसी तरह की विशेष हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? उसमें ऐसा कोई एकदम अलग से कोई छोटे पशुओं के और बड़े पशुओं के जो है आवास में उतना फर्क करने उसकी जरूरत नहीं होती है। खाली हमें यही ध्यान रखना होता है पशुओं के आवास में कि साफ हवा आती रहे जी, लेकिन पानी वगैरह उसमें ना भरे। बाड़े में, बाड़ा बोलते हैं जो छोटे पशुओं का वो रहता है, उसमें पानी वगैरह ना भरे
इस तरीके की सावधानियां, और जो माल पदार्थ हैं वो सब जो है वो उसको वहां पे ज्यादा इकट्ठा ना हो। जी, अंतिम सवाल डॉक्टर कुमार आपसे ये रहेगा कि इन बकरियों के आप आहार के बारे में भी जानकारी दे दें कि किस तरह से प्रबंधन कर ले हमारे जो पशुपालक हैं। ये उन्हीं के लिए भी बकरियों के और उनके लिए भी वही नियम फॉलो होता है। हमारे देश में 3 प्रकार से बकरियों का, इनका भेड़ों का जो है आहार का ध्यान रखा जाता है। एक तो बाहर चरने जाती हैं, पत्तियां वगैरह खाती हैं। अभी ये कैसे है कि वहां पे भी खिलाएंगे और बाहर भी जाएंगी जी। तो और एक तरीका ये भी है कि नहीं, हम जो है स्टॉल फीडिंग बोलते हैं उसे, कि हम स्टॉल फीडिंग ही कराएंगे, हम बाहर नहीं भेजेंगे जी। तो उसमें संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। जो है उस समय जो है कि जो है कोई भी उत्पादकता किसी भी पशु की है वो उसके आहार से काफी प्रभावित होती है। तो जितना संतुलित आहार हम ध्यान रखें, जो हमारे मिनरल्स होते हैं कुछ ऐसे जिनके अगर उस जगह में कमी है, अभी हमने ये चिन्हित कर लिया कि कहाँ पे किस तरीके का मिनरल होना चाहिए, तो उस तरीके के सप्लीमेंट्स हैं वो पशुओं को दिए जा सकते हैं, देने चाहिए। दिए क्या मतलब जो है तो उससे किसी मिनरल की कमी नहीं होगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन मिनरलों या खनिज पदार्थों की वजह से भी हो जाती हैं। अगर ये इनकी कमी है चारे में तो उनकी वजह से हो जाती है। तो जो खनिज पदार्थ जो हैं उनके लिए मिनरल मिक्सचर आते हैं जी, वो पशुओं को संतुलित आहार में आवश्यक लाते हैं। बिल्कुल, तो पशुओं को यहाँ पर संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है। आवास का ध्यान रखें, बीमारियां लग सकती हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही सावधानियां बरतें, तैयारियां करके रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी पशुपालक भाई बहनों के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, अभी तो आपने जान लिया कि आप इस मॉनसून के मौसम में किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, एहतियात क्या बरतनी है। चाहे बात हम गाय पालन की करें, भैंस पालन की करें या बकरी भेड़ पालन की करें, आपको यहाँ पर सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तभी तो हमारे जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है, इस पर हमारा ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसात में पशु प्रबंधन पर। जी हाँ, मॉनसून के समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर KML पाठक, जो पूर्व कुलपति हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में। डॉक्टर KML पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। नमस्कार। तो बिल्कुल डॉक्टर पाठक, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि मॉनसून में किस तरह से पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, गाय पालन हो, भैंस पालन हो, बकरी भेड़ पालन हो। लेकिन हमारे देश में कुछ वर्ग ऐसा भी है जो ऊंट पालन भी करता है। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर, क्योंकि मॉनसून के समय में सावधानियां बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपसे हम ऊंट पालन से शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत अच्छा, लोग ज्यादातर ऊंट को भूल जाते हैं क्योंकि ऊंट की संख्या कम हो गई है। और ऊंट हमारे जो राजस्थान और गुजरात, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, कुछ हिस्सा गंगानगर, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ऊंट वैसे तो देखा जाए बड़ा हार्डी एनिमल है, बड़ा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि ये बहुत कम बीमार होता है। और जैसा जानते भी हैं कि इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, बिना पानी के भी रह जाता है। लेकिन बदलते मौसम के साथ ये इसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऊंट हर तरह की जलवायु में रह जाता है, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो या अपना जनवरी का महीना जबकि राजस्थान में टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाता है।
लेकिन जब बरसात का, जैसे इस समय आज हम बात कर रहे हैं बरसात की, बरसात जब आती है तो ऊंट में कई समस्याएं आती हैं। एक तो ऊंट की सबसे बड़ी बीमारी जो बरसात के दिनों में देखने को मिलती है वो इनके खाज हो जाती है। इसमें जो है खाज एक तरह का परजीवी रोग है जी। यानी जो परजीवी दो तरह के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। तो जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं जैसे मच्छर है, इसी तरह से एक जू होते हैं और इसी तरह से माइट्स होती हैं। तो ये जो माइट्स हैं ये इन पे जो ऊंट है उनमें खाज पैदा कर देते हैं और उनके शरीर पे एक जगह से खाज स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर को ले लेती है। और विशेष रूप से बरसात में जब ऊंट भीग जाता है, जब किसान भाई ऊंट को बाहर ले जाते हैं या चरने के लिए ले जाएंगे या काम के बाद पेड़ के नीचे बांध देते हैं, तो एक तो ये खाज से ऊंट को बचाना होता है जी। दूसरी बीमारी जो इसमें होती है ऊंटों में, जिसकी वजह से ऊंटों की मृत्यु भी हो जाती है और आजकल दिनों में मिलती है, उसको हम सर्रा कहते हैं। सर्रा एक हिंदी का शब्द है, सर्रा का मतलब होता है सड़ा हुआ जी। तो सड़े हुए का मतलब यह है जो सर्रा रोग है एक तरह की मक्खी के काटने से, और ये मक्खी बरसात के दिनों में बहुत होती है। और इन दिनों जो है अब जैसे ही अगला महीना आएगा इस मक्खी की संख्या बढ़ जाती है और ये मक्खी ऊंटों को काट लेती है और एक प्रकार का परजीवी जो है जो ऊंटों के खून में पाया जाता है उनसे उसको करती है, जिससे ऊंट को बुखार हो जाता है और ऊंट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और कमजोर हो जाता है। और अगर उसका सही ढंग से इलाज न करा जाए तो ऊंटों की मृत्यु भी हो जाती है जी। और ये ऐसा नहीं है कि बड़े ऊंट को ही होगा, सभी आयु के ऊंटों में होता है। तो हमें बरसात के दिनों में ऊंटों की व्यवस्था ये करनी है कि ये नहीं करें कि जो है बरसात में ऊंट को बाहर छोड़ दें या ऊंट भीगता नहीं रहे। साथ ही साथ वहां पर जो है ये ध्यान रखें कि ऊंट को जो है मक्खियों से बचाना है, मक्खी नहीं काटे। और जैसा मैंने कहा था ऊंटों के पेट में भी परजीवी पाए जाते हैं, तो इस समय ऊंटों के पेट के परजीवियों की दवा भी उसको दें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है हमारे पशुपालकों को कि वो ऊँटों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रखें, उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उनके स्वास्थ्य पर यहाँ पर बुरा असर पड़ गया मानसून की बरसात का, तो बहुत हम कह सकते हैं कि आमदनी में भी असर यहाँ पर पड़ सकता है हमारे पशुपालकों को। तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि बीमारियों से तो बचा लेंगे, खान पान में क्या दें हमारे पशुपालक अपने ऊँटों को? देखिए पहले क्या होता था, मैं बहुत वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, 50-60 साल पहले ऊंटों को जंगलों में ले जाते थे क्योंकि ग्रेजिंग एरिया होते थे। उस समय ऊंट बाहर किसान भाई ले जाते थे और ऊंट जो है जंगल से जो है जो पेड़ पौधे थे उनको चरता था या उनकी ब्राउजिंग से खा लेता था। लेकिन आजकल ऊंटों के लिए, क्योंकि अब वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है, चाहे ऊंट हो चाहे बकरी हो या गाय भैंस हो, किसान भाइयों को हमेशा हम कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से पालना है। तो वैज्ञानिक तरीके से पालने का मतलब यह है कि ऊंट को भी अब जो है बांध के, यानी जैसे हम गाय भैंस को उसको हम स्टॉल फैट बोलते हैं, यानी एक जगह बांध के चारा देना, खिलाना, उसको पानी पिलाना। तो ऊंट को जो है अच्छा चारा देना चाहिए, चारा जो है अच्छी, जिसमें अच्छी प्रोटीन हो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो डॉक्टर के.एम.एल. पाठक, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊंटों को हम एक तरह का संतुलित आहार दें? संतुलित आहार, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पशुओं को यहाँ पर देना सही रहता है, तो संतुलित आहार में क्या क्या हम मिश्रित कर सकते हैं? देखिए ऊंट का जो चारा है वो बाकी जो जानवरों के चारे से थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे वहां पर जो क्षेत्र है वहां पर मूंगफली की जो है ना वो वहां भूसी मिलती है, वो दें उसमें। और अभी जो आपने बोला संतुलित चारा, तो संतुलित चारे में जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ड्राई मैटर है, जो हम सूखा चारा देते हैं, उसमें ग्वार का होता है, वहां पर मूंगफली का होता है, ये जो है, इसके अलावा भूसा भी देते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसको जो दवा है साथ में, जो मैंने बोला कि पेट के कीड़ों की दवा भी देनी चाहिए चारे के साथ साथ। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आहार का भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊँटों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। ज़रूरी है हमारे लिए ये जानकारियाँ होना, क्योंकि ऊँट हमारे देश में कुछ ही एक सीमित क्षेत्र में ही पाले जाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पाए जाते हैं, और ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए इन तमाम जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे विशेषज्ञ लगातार उन तक पहुँचाते रहते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कार्यक्रमों के माध्यम से आपको इन जानकारियों से हम अवगत करा सकें।
ऊंट पालन के बारे में तो डॉक्टर पाठक आपने जानकारी दी। अब मैं यहाँ पर बढ़ना चाहूंगी भेड़ बकरियों के बारे में। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके लिए किस तरह की सावधानी बरते हमारे बकरी पालक या फिर भेड़ पालक, क्योंकि इन्हें भी कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। हाँ देखिए, तो आप जैसे हमने ऊँटों के बारे में बात करी, तो अब बरसात है, तो बरसात के मौसम में जो भेड़ बकरी है इनको भी ये ध्यान रखना है। एक तो इनके आवास की व्यवस्था जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ऊंट को तब भी आप एक बार बाहर बांध सकते हो, ऊंट के लिए अंदर जरूरत नहीं है रखने की, ऊंट बाहर भी रह जाता है। मैंने जैसे कहा था कि वो हर तरह के वातावरण में रहने वाला पशु है। लेकिन भेड़ बकरी का जो आपका जो हम किसान भाइयों को, जो पशुपालकों को ध्यान रखना है, एक तो भीगना नहीं देना चाहिए ना भेड़ और बकरियों को। कहीं ये नहीं है कि आपने रात को बाहर बांध दिया, शेड के अंदर रखें उनको। एक तो पहली ध्यान ये रखना है कि शेड के अंदर रखें, और शेड भी ऐसे होने चाहिए जहां हवा आनी चाहिए, जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो और वहां लाइट की व्यवस्था हो। जो शेड है जिसमें आप इन भेड़ बकरियों को रख रहे हो वो साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरी वहां पर अपना मलमूत्र भी करती हैं, तो वो इकट्ठा होना नहीं चाहिए और वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है उनको एक तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, बरसात के मौसम में ज्यादातर हम लोग किसान भाई क्या करते हैं कि इनको जो पानी पिलाने के लिए जो गांव में पोखर होती हैं या गड्ढे होते हैं वहां पानी पिलाने ले जाते हैं, तो बरसात में ये बंद कर दें, उनको बाहर न ले जाएं, और उनको जहां रखे हैं वहीं पर बांध के वहीं पर स्वच्छ पानी दें। पानी साफ होना चाहिए, गंदगी वाला पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गंदगी पानी से अगर पिएंगे तो उनमें बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तीसरी बात इनका ये ध्यान रखना है कि जो इनका वैक्सीनेशन जो है, अब बरसात के दिनों में एक बीमारी होती है पीपीआर। जी बिल्कुल। पीपीआर जो रोग होता है उससे इनकी बहुत मृत्यु हो जाती है। तो हमारे पशुपालकों को मैं सलाह दूंगा कि अब ये समय आ गया है, आप अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय जाएं, पशु चिकित्सक को दिखा लें और उनका बकरियों का पीपीआर का वैक्सीनेशन, सीपॉक्स का वैक्सीनेशन ये जरूर करवा लें। जी बिल्कुल। तो ये तो सावधानियां बरतने की जरूरत है हमारे जो भेड़ बकरी पालक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनकी क्या विशेष देखभाल करें हमारे पशुपालक? तो जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, पशुओं के बच्चों की भी देखभाल हमको वैसे ही करनी चाहिए। तो जो भेड़ और बकरी के जो मेमने होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें निमोनिया बहुत हो जाता है। अगर वो रात को भीग गए किसी तरह से, रात भर भीगते रहे बच्चे बाहर, या हवा में जो है, हवा में तेज हवा भी चल रही है, बरसात भी हो रही है, तो उनको निमोनिया हो सकता है। तो बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए वही जरूरी है कि उनका जो आवास हो वो भी इस तरह का हो कि वहां अंदर सीधा पानी नहीं जाए, और जिसे कहते हैं ना बौछारें भी कभी कभी उनके शहर चली जाती हैं, उनसे भी ये पशु भीग जाते हैं। तो एक तो भीगने से बचाना है, बार बार इसको धूप में नहीं ले जाना है। ये नहीं कुछ करते हैं कि एक बार धूप में ले गए फिर अंदर ले आए, तो ये भी नहीं करना है। तो इनके बच्चों का जिस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं उनका, और साथ ही साथ इनको दूध, पशुपालक क्या करते हैं कि इन बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, इनकी बकरी का, भेड़ का, उनको जरूर पिलाना चाहिए। दूध जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम यहाँ पर भेड़ बकरियों के छोटे बच्चों की भी विशेष तौर पर देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर पाठक, आपसे जानना चाहेंगे, कई हमारे पशुपालक जो हैं वो प्रसंस्करण में भी जुड़े हुए होते हैं, वो इन भेड़ बकरियों के कई उत्पाद भी तैयार करते हैं। क्या इस मॉनसून के समय इन उत्पादों को किसी तरह का असर होता है? किस तरह से उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर प्रसंस्करण की बात आप जो कर रही हैं, अगर वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन तो इनके दूध का होता ही है। मैंने पहले भी कई बार बताया, बल्कि मैं तो जब आप ऊंट की बात कर रहे थे, ऊंट में भी कहना चाहता हूं कि लोगों को गलत धारणा है कि ऊंटनी का जो दूध होता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच के जो है, जो आजकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, तो आमदनी दुगनी करने का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ खेतीबाड़ी से नहीं है, पशुपालन से भी है। क्योंकि किसान खाली खेती नहीं करता है, किसान पशु भी रखता है, उसमें भेड़ भी होती है, बकरी भी होते हैं, ऊंट भी होता है, भैंस भी होती है। तो आप अगर इनके प्रोडक्ट से प्रोसेसिंग को अगर वैल्यू एडिशन करते हैं, दूध से प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ऊंट का दूध है उससे कॉफी बनती है, उससे चाय बनती है, उससे खीर बनती है,
उससे कुल्फी बनती है। ऐसे ही जो भेड़, जैसे ही बकरी का जो दूध है, बकरी का दूध तो बहुत ही लाभदायक चीज है, सेहत के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है, हम तो कह सकते हैं। तो ये जो है, लेकिन हाँ, ये अब क्योंकि बरसात का दिन है, तो बरसात के दिनों में ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जब दूध निकालें, चाहे बकरी का दूध निकालें या ऊँटनी का दूध निकालें, तो जो बर्तन हो वो साफ होना चाहिए, आपके हाथ साफ होने चाहिए, उसका थन है उसको अच्छी तरह धो के रखें, गर्म पानी, गुनगुने पानी से धोएं, कपड़े से साफ करें, और उसके बाद दूध निकालेंगे अगर, तो वो दूध खराब नहीं होगा, साथ ही साथ संक्रमण नहीं होगा। एक बकरी से दूध निकालने के बाद पशुपालकों को ये चाहिए कि जब दूसरी बकरी का दूध निकालते हो तो आपको दोबारा अपने हाथ धोने चाहिए जी। तो ये चीज अगर आप, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप ये ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से ये जो आपको जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो ज्यादा, और खासकर बरसात के दिनों में ये ध्यान रखना है कि हमारा पशु बीमार नहीं हो, चाहे मेमना हो, चाहे भेड़ बकरी बड़े हो, चाहे ऊंट हो, चाहे भेड़ बकरी, चाहे भैंस हो, ये बरसात के दिनों में बीमार नहीं होंगे। अब बीमार कैसे नहीं होंगे वही मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आपको आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनका दाना पानी, उनका जो आहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी बात, उनके हेल्थ के लिए अगर आप ध्यान रखते हो कि जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो बरसात के दिनों में जो वैक्सीनेशन करा जाता है, उनको जरूर करवाइए। वैक्सीन, जैसे आजकल हम कोरोना की बात करने लगे हैं कि कोरोना की वैक्सीन है, ऐसे ही इन पशुओं की भी अपने बीमारियों की वैक्सीन है जी। जैसे हम अपने लिए वैक्सीन यहाँ पर लगवा रहे हैं, ऐसे जरूरी है कि हम अपने पशुओं को भी सही समय पर इन बीमारियों के लिए टीकाकरण पहले ही करवा लें, ताकि उनमें ये बीमारी आए ही ना, पहले ही बचाव हो जाएगा तो इलाज की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी ही नहीं। सीधे तौर पर आपका पशु स्वस्थ रहेगा, इलाज में जो खर्च होना है वो भी काफी हद तक बच जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पशुपालकों को जागरूक करने की कि तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं इस मौसम में, तो हमें पहले से ही यहाँ पर तैयार रहना है। तो किस तरह की बीमारियां हैं जिसमें जरूरी हो जाता है कि अब तो चिकित्सक को दिखा ही लें, घर पर इलाज संभव नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि हमें तुरंत ही यहाँ पर पशु चिकित्सक का रुख कर लेना चाहिए? देखो, अब आजकल क्या होगा, अब बरसात के दिनों में मैं बात करूंगा, थोड़ी सी आपको बताता हूँ। बड़े जानवरों में जैसे आपकी गाय भैंस है ना, या बकरी भी है, उनकी भी, तो इन दिनों हरी घास बहुत हो जाती है, और पशुपालक जानवर को, पशु को बाहर हरी घास को चराने के लिए ले जाते हैं। तो घास जो हरी घास, क्योंकि हरी घास बड़ी इन दिनों कोमल होती है, अच्छी होती है, और पशु जो है उसको ज्यादा खा जाता है जी, तो उसको अफरा हो जाता है, उसको गैस बन जाती है, और पशु एकदम जो पछाड़ खा के वहां पर या तो वहीं खेत में गिर पड़ेगा, या शाम को पशुपालक जब घर लाएगा तब भी पशु गिर जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा। तो उस समय आपको, और इसमें ये ध्यान रखना है कि इससे उस पशु की मृत्यु भी तुरंत हो सकती है। तो ऐसे में आपको तुरंत अपने पास के पशु चिकित्सालय पे जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और बता दूं कि पशुओं को बरसात के दिनों में चारे की भी बात यही कर लेता हूँ कि जो हरा चारा है, हरा चारा ज्यादा नहीं देना है, दोनों की मिक्स करके देना है। उसमें हरा और सूखा चारा दोनों मिक्स होने चाहिए। तो एक तो मैंने अफारे की बात कर दी, दूसरी है उसको बुखार हो जाता है, ज्यादा बुखार अगर हो रहा है तब भी हमको, क्योंकि आप देखोगे पशु जुगाली करना बंद कर देगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा, तो इन चीजों को हमको तुरंत ये नहीं करना है कि नहीं चलो 2 दिन और देख लेता हूं। आपको तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना है कि अगर बुखार हो जा रहा है, पशु जुगाली नहीं कर रहा है, पशु ने दूध देना कम कर दिया है, या सुस्त रहता है, या दस्त लग जाते हैं। इन दिनों बरसात के दिनों में पशुओं में दस्त भी लग जाते हैं जी, और दस्त भी बहुत ज्यादा तेज लगते हैं। तो ये अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत जो है पशु चिकित्सालय जाकर अपने किसी पशु चिकित्सक को अपने पशु को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम बीमारियां हैं जो आपके अगर पशु को हो जाती हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, सही समय पर आपको पशु चिकित्सालय का रुख करना है, पशु चिकित्सक को दिखाना है, और सही समय पर अगर दवा मिल जाए तो आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अन्यथा कुछ समस्याएं बड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम यहाँ पर लगातार जो जानकारियाँ दे रहे हैं उससे आप जागरूक हों और सही समय पर हम कह सकते हैं कि कदम उठाएं, ताकि आपके पशु का स्वास्थ्य बिल्कुल सही बना रहे। डॉक्टर पाठक, हमारी सरकार द्वारा भी कई यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, हमारे जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही बना रहे। इन अभियानों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, एक अच्छी बात ये हो रही है कि अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं
पशुपालन व्यवसाय पे बहुत ध्यान दे रही हैं। जी। पहली दफे हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद पहले दफे ऐसा हुआ है कि इस सेक्टर पे सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार का ये मानना है कि जो आमदनी दुगनी करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो जब ही पूरा होगा जब हमको पशुओं से उत्पादन ज्यादा मिले, अच्छा उत्पादन मिले। तो वो कब होगा? जब हमारा पशु स्वस्थ रहे। तो पशु को स्वस्थ रखने के लिए एक तो सरकार ने देखिए जो इनके जो वैक्सीन हैं, खासकर खुरपका, मुंह पका और ब्लैक क्वार्टर, इसके अलावा गला घोंटू, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये सरकार ने ये व्यवस्था करी है। आपको पशु चिकित्सक, आपको जो हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनको अपने पशु को समय से वहां ले जाना है, पशु चिकित्सालय के पास ले जाना है। सरकार ने अपने देश में खुरपका, मुंहपका बहुत बड़ी संख्या में बीमारी होती है, इसके अलावा गला घोंटू बीमारी होती है जिससे ये पशु मर जाते हैं। इसके अलावा एक नई बीमारी और है जिसको ब्रुसेलोसिस, नई बीमारी का मतलब मेरा यह है कि जो सरकार ने अपनी प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर लिया है, उसको इंक्लूड किया है। तो हमें सरकार का ये निर्णय है, सरकार का ये कमिटमेंट है कि हमने अपने पशु को FMD यानी खुरपका, मुंहपका और इन बीमारियों से मुक्त करना है। तो इनको मुक्त करने के लिए सरकार ने बहुत एक परियोजनाएं चलाई हुई हैं जिसमें पशु पालकों को ये दी गई है सुविधा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं देना है। तो पशु को, क्योंकि सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार का ये मानना है और हम लोगों का, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि अगर हमारा पशु स्वस्थ है, अगर पशुपालक का पशु स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से जो आमदनी बढ़ाने वाली बात कही जा रही है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो इसका फायदा पशुपालकों भाइयों को उठाना चाहिए कि जो पहले क्या होता था, पहले सरकार इनके हेल्थ पर इतना नहीं ध्यान देती थी, लेकिन अभी जो कुछ वर्षों से ऐसा हो गया है कि हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है और बहुत परियोजनाएं प्रारंभ करी गई हैं। और इसलिए, और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनका आहार कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। अभी आप देखोगे पशुपालन विभाग, चाहे वो केंद्रीय पशुपालन विभाग हो या राज्य सरकारों के पशुपालन विभाग हो, उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है कि जो किसान भाई पशुपालक हैं, जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से पशु को रखें, वैज्ञानिक तरीके से उनका आवास हो, वैज्ञानिक तरीके से उनका आहार हो, वैज्ञानिक तरीके से उनका जो हेल्थ कवरेज है वो होना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी जानकारी दी जाती है। हमारे कुछ विश्वविद्यालयों के ज्यादातर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी आपने एक वैल्यू एडिशन की बात करी थी, मैं फिर यहाँ बता दूं, हालांकि हम बात कर रहे हैं पशुओं की बीमारी की, लेकिन मैं यहाँ फिर भी बताऊंगा कि ये जो ट्रेनिंग का पशुपालकों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। ये रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो हमारे कहीं भी, और ये कृषि विज्ञान केंद्र का जो तंत्र है वो पूरे देश में फैला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है। ज्यादा दूर नहीं जाना है महिलाओं को, क्योंकि हमारे पशुपालन व्यवसाय में ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 70% जो पशुओं का काम होता है वो हमारी महिलाएं, बहनें जो है, माता हैं, इस काम से जुड़ी हुई हैं। तो उनको रेगुलर ट्रेनिंग देना, प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग देना, इस तरह से वैल्यू एडिशन करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और समय से उनका वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण समय से हो, पेट के कीड़ों की दवाएं समय से दी जाएं। ये सारी ट्रेनिंग जो है इन लोगों को दी जाती है। तो इसका, ये सब सरकार की योजना है जिनका फायदा पशुपालकों को उठाना चाहिए। इसके अलावा तो कई महत्वपूर्ण कदम हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें सम्मिलित हैं और सभी मिलकर पशुपालन के क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं और दूरदर्शन किसान भी इसमें उनका साथ निभा रहा है। हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे पशुपालकों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बताते हैं कि
अगर आपके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर है, आप उनके आवास का, उनके खान पान का और साथ ही साथ अगर बीमारियों से बचाव कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी आमदनी को बढ़ाने में कारगर साबित होगा ही। लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। सरकार भी इसमें आपकी मदद के लिए बिल्कुल अग्रसर है, बिल्कुल तैयार है। अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे जिक्र किया डॉक्टर पाठक ने ब्रुसेलोसिस का, तो इसके बारे में अब हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं, क्योंकि खुरपका मुंह पका के बारे में काफी लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन ब्रुसेलोसिस के बारे में कुछ जानकारी का अभाव यहां देखने को मिलता है। तो ऐसे में डॉक्टर पाठक, इस बीमारी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ब्रुसेलोसिस जो है एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इसको हम बोलते हैं, एक अंग्रेजी का टर्म है जूनोटिक डिसीज, यानी जूनोटिक बीमारियां वो होती हैं जो जानवरों से मनुष्यों में आती हैं। तो एक तो इसकी जो पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है इसकी, पर ये जो है, पहली बात तो मैं ये बताऊं, एक बैक्टीरिया के द्वारा ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है और ये जो संक्रमण है ये दोनों नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से उसमें पशु ठीक नहीं होता है। उसके जो जननांग हैं, जननांगों में, चाहे वो मादा पशु हो चाहे नर पशु हो, उसके जननांगों में इसका इन्फेक्शन रह जाता है। इसका भी जो है, इसका इलाज जो है वो टीका है, ब्रुसेलोसिस का जो टीका लगाया जाता है। साथ ही साथ, क्योंकि ये जो विशेष रूप से जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं और जो पशु चिकित्सक हैं जो इलाज करते हैं, उनमें भी ये बीमारी पशुओं से हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी, तो ये बीमारी पहली दफे केंद्र सरकार ने, जो अभी आप स्कीम्स की बात कर रही थी, केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले ही इसको एक एफएमडी के साथ साथ ब्रुसेलोसिस फ्री इंडिया, ब्रुसेलोसिस से फ्री इंडिया करने का एक प्रोग्राम, बृहद प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें बहुत धन का आवंटन किया गया है, ताकि इस काम में धन की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें किसान पशुपालकों को कोई पैसा नहीं देना है। तो ये जो बीमारी है, इसमें इससे बचाने का एक ही तरीका है तो कि हम सही समय पर टीकाकरण यहाँ पर पहले करवा लें, क्योंकि बचाव कर लेंगे तो हमें इलाज तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, घातक बीमारी हो सकती है अगर हमारे पशुओं को लग जाए, तो ऐसे में हमें पहले ही यहाँ पर सतर्क रहना है और हमारी सरकार भी इसके लिए अग्रसर है। यहाँ पर मुफ्त में टीकाकरण करवाया जा रहा है, तो आप अपने पशुओं का सही समय रहते टीकाकरण जरूर करवा लें। डॉक्टर पाठक, आपने विस्तृत जानकारी यहाँ पर हमारे पशुपालकों के साथ साझा की है कि चाहे वो ऊंट पालन से जुड़े हों, भेड़ बकरी पालन या गाय भैंस पालन ही क्यों ना कर रहे हों, कि उन्हें सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि बरसात के मौसम में कई तरह की यहां पर चुनौतियां आती हैं सामने। तो अंत में आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, हमारे पशुपालकों के लिए संदेश लेना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे उन्हें कि वो और भी ज्यादा विकास करें पशुपालन के क्षेत्र में। इसके लिए देखो, मैं पशुपालक भाइयों को ये बताऊंगा कि पहली बात तो ये है कि आप चाहे भैंस रखिए, चाहे ऊंट रखिए, चाहे भेड़ बकरी रखिए, या आप सुअर पालन करिए, जो भी व्यवसाय आपको करना है पशुओं से संबंधित, एक तो वो वैज्ञानिक तरीके से करिए। अब समय आ गया है और इतना ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, जैसा अभी आप कह रही थी, मैं फिर कहूंगा कि आपके डीडी किसान पे इतने प्रोग्राम पशुपालकों भाइयों के लिए आते हैं। तो ये इन प्रोग्राम्स का एक ही उद्देश्य है कि जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी पशुपालकों को दी जाए। तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करिए, साथ ही साथ जो पशु का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आहार का ध्यान रखेंगे और उसकी जो ब्रीड है, नस्ल है, अच्छी नस्ल का पशु रखिए। किसान ये चाहता है कि, क्योंकि अब पशुओं की कीमत भी बहुत हो गई है, तो साथ साथ उसको अगर कीमत अगर हम अच्छी हो गई है तो हमारे पास अच्छी नस्ल का पशु होना चाहिए, चाहे गाय हो, चाहे भेड़ हो, चाहे ऊंट हो, अच्छी नस्ल का रखोगे तो उससे आपको उत्पादन ज्यादा होगा। और बरसात का मौसम है, किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि बरसात में जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बरसात के दिनों में पशुओं और पशुओं के बच्चों का भी वैसे ही अगर आप ध्यान रखोगे तो उससे पशु बीमार नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, और जो उसका दूध उत्पादन है या जो भी उत्पादन आपको उससे मिल रहा है उसमें कमी नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे पशुपालकों के साथ इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली कि इस बरसात के मौसम में, इस मॉनसून के समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हैं जो ग्रसित कर सकती हैं आपके पशु के स्वास्थ्य को। आपको यहाँ पर पहले से ही तैयार रहना है, आवास का, खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है, तभी तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और आपकी आमदनी अच्छी बनी रहेगी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने जान लिया पशु प्रबंधन के बारे में बरसात के मौसम में। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे आपसे और नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। लेकिन आपको बता दें कि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे आप QR कोड को स्कैन करिए और किसी भी समय कहीं पर भी आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम विचार विमर्श और कृषि जगत और साथ ही साथ पशुपालन जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।